सीबीएसई 12th बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया है, अब अगला पेपर मैथ्स है। तो बच्चों का क्वेश्चन है कि कैसे कर लिया जाए कि बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर के हम आ जाए। तो बस इसका एक ही उपाय है कि रिवीजन करें, जितने टॉपिक्स को पढ़े हैं हम उसको रिवीजन करें और कुछ टॉपिक्स को एनसीईआरटी से पूरा का पूरा जरूर पढ़ें। जैसे उसमें से एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी को हम पूरा एनसीईआरटी को कर लेंगे पहले। तो उससे क्या होगा कि 8 नंबर हमारे एकदम डन हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा पहले हम थ्योरी बता देते हैं जरा सा, और फिर हम उसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाएंगे। थ्योरी इसलिए बता रहे हैं, हो सकता है कि किसी को नहीं आता हो तो उसको जानना जरूरी है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक, एक्सपेरिमेंट मतलब जो भी काम किया जाता है उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे हम टॉस करते हैं तो टॉस हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट दो प्रकार का होता है, एक फिक्स होता है, एक रैंडम होता है। हम लोगों को तो रैंडम पे बात करना है क्योंकि फिक्स एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी जाती है। फिक्स एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? तो जैसे केमिस्ट्री में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मीथेन बनाते हैं या कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो फिक्स है, अगर हम बना रहे हैं तो उसका होना है। या फिर यदि हम किसी पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं और पूछ रहे हैं कि नीचे गिरने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पत्थर नीचे गिरेगा, तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे, वहां पर प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। क्योंकि जिस पत्थर को हम ऊपर फेंके हैं तो न्यूटन भाई के अनुसार वो पत्थर गिरेगा ही गिरेगा, इसलिए वहां पे उसको हम फिक्स एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। तो इसको नहीं पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना है, तो संभावना खोजते हैं हम प्रोबेबिलिटी में। तो फिक्स एक्सपेरिमेंट रैंडम होता है, वहीं पे हम लोग प्रोबेबिलिटी प्राप्त करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला वर्ड है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो जितने आउटकम पॉसिबल हैं, जो जो आ सकता है, सबको मिला करके हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। जैसे इन टॉसिंग एक पॉइंट को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो वहां हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड और टेल, ये हमारे सैंपल स्पेस। अगर हम दो पॉइंट को टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो 2 बार हेड आ सकता है, या दोनों बार टेल आ सकता है, या पहली बार हेड दूसरी बार टेल, या पहली बार टेल दूसरी बार हेड। इसी प्रकार से सैंपल स्पेस को निकालने का भी तरीका है। अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस में जो नंबर होता है 2 होता है, यानी कि 2 टू द पावर 1। अगर 2 कॉइन को इस पे उछाल रहे हैं तो जो सैंपल स्पेस में जो नंबर है एलिमेंट का 1 2 3 4 है, तो 2 टू द पावर 2 होता है। इसी प्रकार से यदि हम 3 कॉइन को उछालेंगे तो कितने सैंपल स्पेस में होंगे? तो 2 टू द पावर 3 8। अब इसको लिखना भी आना चाहिए, तो लिखने के लिए भी आना चाहिए। सैंपल स्पेस को अगर हमको लिखना समझना है तो उसको भी क्लियर होना चाहिए। कैसे लिखते हैं एक बार फिर से याद दिला दें, अगर क्लास वाला याद नहीं है तो यदि सैंपल स्पेस में यदि हम 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो सैंपल स्पेस में 2 टू द पावर 3 एलिमेंट होंगे। ये बात पता है हमको, 8 होंगे उसमें। तो उसको लिखते कैसे? टॉसिंग, ठीक है, 3 कॉइन्स। यदि हम 3 कॉइन को फेंक रहे हैं तो अपना सैंपल स्पेस में क्या होगा? ये तो पता है हमको, इसमें 2 टू द पावर 3 एलिमेंट होंगे, सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट होंगे। बस 2 टू द पावर 3 8 होता है, तो 8 का आधा 4, तो 4 बार हेड लिख दीजिए ऐसे, हेड 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 हेड, और 4 टाइम्स टेल लिख देते हैं, टेल टेल टेल। 4 का आधा 2, तो अब 2 बार फिर हेड लिख दीजिए, 2 बार टेल लिख दीजिए, ठीक, और फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल लिख दीजिए। अब 2 का आधा 1, तो 1 बार हेड टेल, 1 बार हेड टेल, 1 बार हेड टेल, 1 बार हेड। इसमें सोचना नहीं है सैंपल स्पेस लिखने के। यदि हम 4 कॉइन को फेंक रहे हैं तो 4 कॉइन को फेंक रहे हैं तो 2 टू द पावर 4 एलिमेंट होंगे, 16। तो 16 को अगर ये 8 जो है, ये जो 8 है, ये सैंपल स्पेस में आएगा जब हम 3 कॉइन को फेंक रहे हैं। यदि 4 कॉइन को फेंक रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो 16 एलिमेंट होंगे। तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो 8 बार हेड लिख दें ऐसे कर, 8 बार टेल, फिर 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1। इस प्रकार से हमारा 16 का 16 सामने आ जाएगा। तो याद तुरंत हो जाता है, ये लिखने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। ऐसे हम सोच के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बहुत 12th के हिसाब से ये वाला सैंपल स्पेस तो सबसे ज्यादा कीमती है। इससे तो आना ही आना क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना। सैंपल स्पेस डाइस को थ्रो करते वक्त भी देखा जाता है। अगर हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर हम 2 डाइस को फेंक रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा? कितना सैंपल स्पेस होगा? 3 डाइस को फेंक रहे हैं तो सैंपल, 2 डाइस को अगर फेंक रहे हैं, ये एक डाइस है और एक डाइस दूसरा भी इस टाइप। और यदि इन दोनों को साथ ही साथ थ्रो कर रहे हैं
कितना आउटकम पॉसिबल है। तो इसमें 1 आ सकता है, इसका 6 भी आ सकता है, इसका 1 भी आ सकता है, इसका 2 भी आ सकता है, इसका 3 भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर थोड़ा सा भी ज्ञान देते हैं तो इसके 6 और इसके 6 आउटकम्स और दोनों को साथ फेंक रहे हैं। जब हम किसी इवेंट को साथ में करते हैं वहां पे प्रोडक्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 36 पॉसिबल एलिमेंट होंगे। अगर 3 डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं तो 6 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये सब हमारे क्वेश्चन में काम कर रहा है। ये सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के बाद इवेंट क्या है? एवरी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। किसी सैंपल स्पेस का ही जो सबसेट होता है उसी को हम इवेंट बोलते हैं। जैसे हमसे पूछा जाएगा कि हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी? हेड इसी का हिस्सा है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो अपना इवेंट हो गया हेड 1, और टोटल जो सैंपल स्पेस में होता है उसी को डिवाइड कर देते तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाता है। तो अगर दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो ये भी सैंपल स्पेस का हिस्सा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसमें से कोई भी एक उठा लिया जाए तो वो इवेंट, नहीं भी उठाएं तो भी वो इवेंट। 5 भी हमारा सबसेट होता है किसी भी सेट का, इसलिए वो भी। जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इवेंट किसी भी सैंपल स्पेस का सबसेट इवेंट कहलाता है। तो जो नंबर ऑफ इवेंट होगा तो अधिक से अधिक नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होगा या कुछ नहीं होगा, यानी 0 और सैंपल स्पेस के बीच में होगा। अब हम इस तीनों में एक ही चीज से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 0 बाय सैंपल स्पेस, 0 बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये 0 रह गया। नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यहाँ लिखा हुआ है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड करें तो 1। इसी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोलते हैं। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होता है। जो इवेंट हो नहीं सकता उसका प्रोबेबिलिटी 0, और जो एकदम 100% श्योर है उसका प्रोबेबिलिटी 1, बीच में ही होता है प्रोबेबिलिटी। तो ये हुआ सैंपल स्पेस और इवेंट के बाद उस साइड लिखा हुआ एडिशन थ्योरी, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जरूरी है, जिसका वही थ्योरी भी लिखा हुआ है, बाकी थ्योरी नहीं लिखा हुआ। तो 2 इवेंट के लिए अगर ये एक इवेंट है ए और एक इवेंट है बी, अभी जो अंदर में लिखा हुआ है तो ए के अंदर में ए और सी लिखा हुआ है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा ए प्लस सी। बी के अंदर में बी और सी लिखा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी प्लस सी। और दोनों के अंदर में सी लिखा हुआ है, ए में भी है और ये बी में भी, तो उसको बोलते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। जो दोनों में हो उसको सी लिखा हुआ है। पी ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? जो ए में हो बी में हो, चाहे दोनों में है। तो ए यूनियन बी का मतलब कहीं भी हो, कम से कम ए में बी में या दोनों में, तो ए बी सी तीनों इसमें लिखा हो। तो एक थ्योरी जो कि जानते ही होंगे सभी लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इसमें अगर ये चारों चीज रख दिया जाए तो LHS इक्वल टू RHS सामने प्रूफ होगा, ये बताया हुआ है, बस ये फॉर्मूला लिख रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम इस हिसाब से नोट करते हैं, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, या E प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इस टाइप से लाइन B स्ट्रोक बोलते हैं इसको। तो जैसे नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब अगर किसी घटना के होने से दूसरा घटना प्रभावित होता हो, तो यदि एक घटना पहला है और दूसरा घटना दूसरा है, तो दूसरी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी तब निकालना है यदि ए हो चुका है, तो उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यदि पहला घटना हो चुका है तो दूसरे के आने के क्या चांस है। तो यदि यहाँ पे बी पहले हो चुका है तो ए के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसका सीधा फॉर्मूला दिमाग में रखना है, श्योर है इससे क्वेश्चन आना। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन, अपॉन ये जो नीचे वाला है बी, उसका प्रोबेबिलिटी। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और जो नीचे ए लिखा हुआ है वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इस थ्योरी पे हम पहला एक्सरसाइज करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज। तो प्रोबेबिलिटी का पहला एक्सरसाइज लेकर के अभी हम तुरंत शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज 13.1 प्रोबेबिलिटी का पहला एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, फिर अगला 5 लगातार ही रहेगा। तो ये 5 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी दिया हुआ है, और E इंटरसेक्शन F भी दिया हुआ है। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F, इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये नीचे वाला अभी जो फॉर्मूला बता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो दोनों गिवन ही है। तो E इंटरसेक्शन F का प्रोबेबिलिटी कितना गिवन हुआ? 0.2, और F का कितना दिया हुआ है? 0.3। तो आंसर कितना हो गया? पॉइंट और पॉइंट उड़ गया, 2/3। इसी प्रकार से आप दूसरा निकाल सकते हैं, F बाई का आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है? कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। अब यहाँ पे B दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.32 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 0.5। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये आंसर हो जाएगा, कोई टेंशन वाला नहीं है। थर्ड नंबर क्या है? तो थर्ड में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए 0.4, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और ये दिया हुआ है, यानी कि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, और जो नीचे में ए है उसका प्रोबेबिलिटी। यहां से ये भी गिवन है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका पहला वाला चीज निकालना चाह रहे हैं। बी बाय ए का प्रोबेबिलिटी 0.4 इक्वल टू, ये तो निकालना ही है ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है 0.8। तो कुल मिलाकर इसको इधर इंटू कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8 यानी कि 0.32। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, इसी का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी और जो नीचे है बी का प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन वाला अभी निकल गया 0.32 और बी का प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.5। ये आंसर हो गया। इसी हिसाब से ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। बिल्कुल इजी है ये पांचों क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर हम अगला 5 जो अच्छा है उस पे आ जाते हैं, वो उनमें से तो एक क्वेश्चन रहेगा ही। इसी प्रकार से ये 4th नंबर क्वेश्चन है, इवैल्यूएट पी ए यूनियन बी if 2PA is equal to PB is equal to 5/13 and P of A by B is equal to 2/5। तो अगर PA यूनियन B निकालना है तो उसके लिए हमको 3 चीज चाहिए, PA, PB एंड PA इंटरसेक्शन B। तो यहां से हम PA by B is equal to लिखेंगे P of A इंटरसेक्शन B अपॉन नीचे वाला B का प्रोडक्ट। तो P of A इंटरसेक्शन B नहीं दिया हुआ है, लेकिन P of A by B दिया हुआ है। P of A by B की जगह लिख देंगे 2/5 P of A intersection B and P of B is equal to 5/13। इसको इधर इंटू कर दिया जाए तो P of A intersection B is equal to 2/5 into 5/13, 5 कैंसिल, तो ये हो गया 2/13। ये A intersection B का प्रोबेबिलिटी आ गया 2/13। तो जब P of A intersection B आ गया तो हमें निकालना है, तो नाउ P of A यूनियन B को प्राप्त करना है, तो P of A यूनियन B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B। P of A की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 2 of P of A is equal to 5/13, तो P of A equal to 2 नीचे कर लिया जाए तो 5/26। इसी प्रकार से P of B given है 5/13 minus A intersection B 2/13। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर देंगे ध्यान से हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा, LCM 26, 5 plus 10 minus 4, 13/26, 15 minus 4, 11/26। ये आंसर हो गया 4। अब 5 नंबर, 5 भी सिंपल है पूरा। 5 में PA का वैल्यू दिया हुआ है, PB का वैल्यू दिया हुआ है, PA यूनियन B का वैल्यू दिया हुआ है, तो PA इंटरसेक्शन, तो उसी फॉर्मूला से बन जाएगा P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection। इसमें 3 बातें दी हुई है, चौथा निकालना है, निकल जाएगा। PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है और P union B दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये वाला क्यों नहीं निकलेगा, इसको निकालने के लिए। और जब ये वाला निकल जाएगा, ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट हम निकाल लेंगे, तो हम दूसरा वाला पार्ट भी निकाल लेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, PA by B is equal to जो इंटरसेक्शन वहां पे निकलेगा, PA इंटरसेक्शन B जो निकालेंगे उसको यहाँ रख देंगे, नीचे P of B है, P of B is given। तो इस प्रकार से हम B by A भी निकाल सकते हैं। ये पांचों क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इन 5 के बाद वाला जो 5 क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। अब ये 6 और 7 नंबर क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन आएगा इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने की बात की जाए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 6 नंबर, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 बार एक सिक्का को टॉस किया जा रहा है, तो सिंपल स्पेस क्या होगा। पहली बात तो सिंपल स्पेस होगा, अगर हम 3 बार सिक्का फेंक रहे हैं तो हो सकता है कि तीनों बार हेड हेड आए, तीनों बार टेल टेल टेल। तो हम तो लिखने का तरीका बता ही दिया कि अगर 3 बार है तो 8 एलिमेंट होंगे,
तो 4 हेड लिख दीजिए। ये तो समझना है, 4 हेड और 4 टेल। फिर उसके बाद 2 हेड 2 टेल, ठीक, 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, देन 2 हेड 2 टेल, देन 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। ये सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर 3 बार हम क्रॉस करते हैं तो ऐसा ही पॉसिबल आउटकम होगा। पहली बात ये सैंपल स्पेस। अब ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है निकालना है हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, मतलब एफ इवेंट पहले ही हो चुका है तो ई की प्रोबेबिलिटी। तो हम ई और एफ इवेंट के बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ई इवेंट क्या है। ई इवेंट है हेड ऑन थर्ड टॉस। इन आउटकम में ये जो 8 आउटकम है इसमें से थर्ड टॉस में जहां जहां हेड आया है, तीसरे टॉस में जहां जहां हेड आया है, इसमें भी है तीसरे टॉस में हेड, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। 4 ऐसे हैं जहां पे थर्ड टॉस में हेड है, वो अपना ई इवेंट हो। तो ई इवेंट में हमारा कौन कौन सा आ गया? एच 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 कॉमा एच टी एच कॉमा टी एच एच एंड टी टी एच। ये 4 हमारे ई इवेंट के अंतर्गत आ गए। ठीक है, ये 4 ई इवेंट। अब एफ इवेंट क्या है? तो ध्यान से देखना है। एफ इवेंट क्या है? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। जहां पे पहले 2 टॉस में हेड है वो अपना एफ के अंदर आ रहा है। तो पहले 2 टॉस में हेड यहां भी है, यहां भी है, और तो कहीं नहीं दिख रहा यानी कि 2 जगह पे दिख रहा है। तो पहले 2 टॉस में हेड दिख रहा है जहां, उसको हम एफ के अंतर्गत लिख लेंगे। तो हेड 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 एंड हेड हेड टेल, ये हो गया। अब हम ये देख लेंगे यहाँ पे कि ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन आ रहा है, जो दोनों में है, ई में भी है और एफ में भी। तो इन चारों में और इन दोनों में ऊपर और नीचे में कॉमन तो बस हेड 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 ही दिख रहा है। तो यानी कि हेड 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 हमारा कॉमन हो गया जो दोनों में आ गया, एच एच एच। अब हमें निकालना क्या है? निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फॉर्मूला बताएं कि n ऑफ इवेंट अपॉन n ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो लिखेंगे हम n ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय n ऑफ सैंपल स्पेस। कोई दिक्कत? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो दिस इज n ऑफ f डिवाइडेड बाय n ऑफ s। अगर हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते तो बस डायरेक्ट डिवाइड कर देते, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं? एक ही है तो 1। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 8 है, ऐसे हम काट भी सकते हैं इस दोनों को, फाइनल तो कटेगा ही। तो 1/8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एफ, एफ में कितने नंबर हैं? 2 डिवाइडेड बाय 8 और 8 कट गया तो आंसर हो गया हाफ। तो यानी कि इस पहला वाला का आंसर हो गया हाफ। बिल्कुल ध्यान लगा करके देखना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का, अगर सेकंड नंबर की बात करें, अगर दिक्कत होगा तो फिर से बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला का जो है ई इवेंट का नाम क्या दिया है? ये एकदम पूछता है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब हुआ कम से कम 2 हेड होने चाहिए, जिसमें 3 भी चलेगा। तो किसमें कम से कम 2 हेड है? इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है। यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। और तो किसी में 2 हेड नहीं है, मिनिमम 2 हेड का होना आवश्यक है। तो ई इवेंट कहलाएगा दूसरे नंबर। ई इवेंट में जो आएंगे वो ये वाला आ जाएगा, 2 है, इसमें भी 2 हेड है, एच एच टी। फिर किसमें? इसमें भी है एच टी एच और टी एच एच। ये 2 हेड वाले, मिनिमम 2 हेड वाले, अधिकतम 3 हेड भी संभव है। इसमें भी तो 2 हेड है, तो ये ई में आ गया। एफ में देखिए क्या है? एट मोस्ट 2 हेड, मतलब अधिक से अधिक 2 हेड होने चाहिए, उससे अधिक नहीं, और नहीं भी हो हेड तो भी चले। एट मोस्ट 2 हेड का क्या मतलब हुआ कि अधिक से अधिक 2 हेड, नहीं भी हो हेड तो भी चले। यानी कि जो 8 है इसमें 3 हेड हो गया, अधिक से अधिक 2 हेड चाहिए तो इसमें ये बाकी बचे हुए सब आ जाएंगे। मतलब एच एच टी
ये वाला दूसरा देख देख के ही लिखना है। एच टी एच, एच टी टी, फिर टी एच एच, टी एच टी एंड टी टी एच और टी टी टी। ये सात। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब हुआ अधिक से अधिक 2 हेड हो, हेड नहीं भी हो तो भी चलेगा, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको दोनों में मिला करके देख लेना है कि कितना हो रहा है, ई में भी कितना हो रहा है और एफ में भी कितना हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब जो दोनों में है, तो देखिए दोनों में कौन है, तो एच एच टी दोनों में है, एच एच टी, फिर उसके बाद एच टी एच ये भी दोनों में है, तो एच टी एच, उसके बाद टी एच एच और टी एच एच ये भी दोनों में है, तो टी एच एच। ये तीन कॉमन हो गया। अब अपने से पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट, ई इंटरसेक्शन एफ में 3, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/8, 8 टोटल सैंपल स्पेस में है। एफ में कितने एलिमेंट है, तो 7, तो 7/8, डायरेक्ट 8 और 8 को कैंसिल कीजिए, आंसर 3/7। तो ये दूसरा नंबर का आंसर हो गया, 6 का दूसरा 3/7 आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आता है समझ में तो आराम से रोक के दोबारा देखो, धीरे करके, फिर पूछो उनसे, तो फिर से बताएंगे। लेकिन ये एकदम समझ लेना है, इसको कोई कठिनाई वाला नहीं होगा। इस प्रकार से तीसरा अगर हम देखें, अभी सैंपल स्पेस को नहीं हटाना था क्योंकि ये सैंपल स्पेस तो अभी तीसरा में भी काम करेगा। थर्ड जो नंबर है ये वाला था तीसरा में ई इवेंट क्या बोला है, एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब क्या हो गया, अधिक से अधिक 2 टेल, 3 टेल ना हो जाए और कम से कम टेल नहीं भी हो, तो इसका मतलब ये तीनों टेल वाला हटा तो बाकी सब आ जाएगा। तो एच एच टी, एट मोस्ट 2 टेल्स मतलब अधिक से अधिक 2 ही टेल आए, कम से कम नहीं भी हो टेल, लेकिन तीनों टेल ना आ जाए, ये हटा दीजिए। तो एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर टी एच एच, टी एच टी एंड टी टी एच, फिर ये तो होगा नहीं, ये 7 हो गया ई। एफ क्या बोला है, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो होना ही चाहिए, 2 टेल हो 3 टेल हो तो भी चलेगा, तो कम से कम 1 टेल तो इस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, तीनों एच है, बाकी सब में कहीं ना कहीं 1 टेल तो है, तो ये 7 आ जाएगा। तो एच एच टी, एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर टी एच एच, एकदम देख के लिखना, एग्जाम पहले ही आपको लिख लेना है, फिर टी एच टी और फिर टी टी एच एंड टी टी टी, टी 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 भी हो जाएगा इसमें, टी 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 लिखा हुआ एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल होना चाहिए, 2 टेल भी चलेगा, 3 टेल भी, तो तीनों एच वाला छोड़ के सब। अब ई इंटरसेक्शन एफ में कितने आ जाएंगे, इस दोनों में इंटरसेक्शन कितना हो, तो ये एच एच वाला इसमें है, इसमें नहीं है, और ये टी टी वाला इसमें है, उसमें नहीं है, बाकी सब तो कॉमन ही है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इसमें भी हो, 6 कॉमन हो गया। तो अगर डायरेक्ट आंसर लगाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में 6 थे, दोनों में 6 है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 6, और एफ में कितने हैं, 7 है, तो आंसर हो गया 7। डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। जब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, जैसे इससे जो 2 पहले क्वेश्चन था उसी हिसाब से। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 2 coins are tossed once, फाइंड, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ ही निकालना है, ई और एफ गिवन है। पहला क्वेश्चन में क्या है कि 2 कॉइन, पहले तो सैंपल स्पेस लिख लीजिए, 2 कॉइन को अगर उछाल रहे हैं, 2 कॉइन हेड टेल या तो दोनों ऐसे लिख लीजिए, 2 कॉइन है तो 2 पे पार्ट 2 4 होंगे, तो आधा 2 बार हेड 2 बार टेल लिख लीजिए, फिर एच टी, यानी कि सैंपल स्पेस में 4 रहेंगे, दोनों हेड आ सकता है, एक हेड एक टेल, पहला हेड दूसरा हेड दोनों टेल। तो इसमें से ई क्या है, पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ई है टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक पे टेल आना चाहिए, इसमें तो दोनों पे हेड है, ये नहीं आएगा, इसमें एक पे टेल है तो हेड टेल, इसमें भी एक पे टेल है तो टेल है, बाकी दोनों में टेल आ गया, ये ई हो गया। एफ क्या बोला है, 1 कॉइन शोज हेड,
एक पॉइंट हेड को शो करना है, वो भी यही दोनों आ जाएगा, हेड टेल और टेल हेड, इसमें भी एक हेड शो करना। तो ई इंटरसेक्शन एफ जब निकालेंगे दोनों का दोनों हो जाएगा, एच टी टी एच दोनों कॉमन हो रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ यदि निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं, एक और दो, तो दो, और सैंपल स्पेस में है 4, तो 2/4 डिवाइडेड बाय एफ का प्रोबेबिलिटी, एफ में कितने हैं, 2 और सैंपल स्पेस में 4, कुल मिला के ये पूरा सेम है, ये आंसर 1 हो गया। दूसरा वाला क्या है कि ई इवेंट जो है नो टेल अपीयर्स, ई इवेंट है नो टेल अपीयर्स, इनमें चारों में से किसमें एक बार भी टेल नहीं आ रहा, ऊपर वाला हेड हेड, और एफ इवेंट है नो हेड अपीयर्स, इन चारों में से हेड किसमें नहीं आ रहा, इसमें, तो टेल टेल। तो यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गया, कुछ नहीं, दोनों में से कोई मैच नहीं कर, तो 5। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ यदि इसमें निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इंटरसेक्शन में तो एलिमेंट ही नहीं है यानी कि शून्य एलिमेंट है, तो 0 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ गया, एफ में 1 है और सैंपल स्पेस में 4, यानी कि ऊपर 0, आंसर 0। जब इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ तो कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 7 क्वेश्चन है, आगे भी इसका क्वेश्चन डाला जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इससे सीधा 8 मार्क्स 1 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे।